हालांकि काफ़ी टाइम हो चुका है और मेरा वक्तव्य भी काफ़ी लंबा है, तो मैं चाहूँगा कि ये स्लाइड के बाद में वक्तव्य पूरा करेगा और बाद में जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो हम अपना संविधान के बारे में बात कर रहे थे कि दूसरे देश की तुलना में हमारा संविधान कैसा है। तो क्योंकि संविधान सभा में बहुत सारे मेंबर ने डिबेट किया कि हमारा संविधान बनाने में बहुत लंबा टाइम लग गया, 2 साल 11 महीना 17 दिन। तो बाबा साहब ने बताया कि भी दुनिया का संविधान कैसे बना, मैं आपको बताता हूँ। बाबा साहब का शब्द है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान बनने में 9 साल लगा, 9 इयर्स। मार्च 1891 में शुरू हुआ था, जुलाई 1900 में पूरा हुआ। और ऑस्ट्रेलियन संविधान में 128 आर्टिकल थे, 128। हमारा 395 आर्टिकल है। कंपेयर करना जरा, ऑस्ट्रेलिया का 128 था, हमारा 395। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 4 महीने में पूरा हुआ और उसका टोटल 21 आर्टिकल थे। एक्चुअली ओरिजिनली 7 ही आर्टिकल थे और ये 7 आर्टिकल को लिखने में 4 ही महीना बनाने में हुआ और इसमें कोई डिबेट नहीं हुआ, जैसे रखा वैसे पास हो गया। कनाडा का जो संविधान था 2 साल 5 महीना लगा और इसमें करीब 147 आर्टिकल थे। साउथ अफ्रीका का संविधान बनने में 1 साल लग गया और इसमें 153 153 आर्टिकल थे। तो ये दुनिया का जो संविधान को कंपेयर करते हैं, तो हमारा संविधान की जो रचना, ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट के सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, जिसमें 395 आर्टिकल्स है और दूसरे देशों के कंपेयर में सबसे बड़ा रीच, क्योंकि हमारा कंट्री ऑर्थोडॉक्स कंट्री माना जाता है। बहुत सारा धर्म है, बहुत सारी सिस्टम है, ये सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने ये सब सारा चीज को कवर किया है। अभी मैं इधर ही थोड़ा मैं विराम लेगा क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। तो बाबा साहब का जो संकल्प था ये संविधान बनाने में, हमको अधिकार दिलाने में, और ये रियलाइज किया, तो बाबा साहब का ऋण जो है हम सभी पर है। तो मेरा जो लास्ट एक स्टेटमेंट जो था, मैं आपको बताने का कोशिश, काफी फोटोग्राफ भी बहुत थे इसमें कि हमारे संकल्प मीटर्स ने कैसे कैसे इसमें आत्मसात किए हैं। और अभी जो स्मारक जो बन रहा है, ये स्मारक ऐसा बन रहा है, अभी ये थोड़ा महीने में तैयार हो जाएगा। तो मेरा जो लास्ट स्टेटमेंट इसमें, क्योंकि 2-3 इंसिडेंट में मेरे को बताना है। बाबा साहब ने 3 दिया, एजुकेट होना है, यूनाइट होना है और एजिटेट होना है। तो मैं बोलता हूँ कि बाबा साहब ने तो दिया है, मगर बाबा साहब को ध्यान में रखते 2 चीज हमको ज्यादा करनी पड़ेगी। एक तो एजुकेट होना है, बाबा साहब जैसे एजुकेट हुए हैं, इतना स्किलफुली एंड नॉलेजेबल एजुकेट होगा, तभी जाके हमारा आगे कुछ होगा। और दूसरा है, जो धर्म हमको प्रताड़ित कर रहा है, हम जो परेशान कर रहा है, जो उसको गुलाम बना रहा है, वो धर्मों को इमीडिएटली उसको वो छोड़ देने का, तभी जाके हमारा कुछ आगे डेवलपमेंट या ग्रोथ होगा। इसके बिना हमारे पास में कोई चारा नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा वक्तव्य काफी लंबा हो चुका है बंते जी, और मैं पूरी टीम की मैं क्षमा चाहता हूँ, इसमें काफी गलती हो गई होगी और काफी क्षति रहेगी होगी। मेरे को जो अपॉर्चुनिटी दी है आपने, और पूरी टीम को मैं खूब खूब धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सोलंकी सर। डॉक्टर बाबा साहब के काफी गहन विचारों से आपने हमें अवगत कराया। आपके पास विचारों का इतना अनमोल खजाना है कि आपको सुनना बाकी रह ही जाता है। तो इसके बाद हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाले और हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ समय समय पर हमें प्रोत्साहित करने वाले हमारे टीम के सर्वे सर्वा और आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष पूजनीय भदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना अमूल्य मार्गदर्शन करें।
तुलसीदास जी आपने स्क्रीन वाला बंद कर दीजिएगा। ये समझ में नहीं आता मेरे को। हाँ, जो आपकी फाइल है इसे स्टॉप कर दीजिए तो हो जाएगा वो। मेरे फाइल तो मैंने बंद कर दी। हाँ ठीक है। तो आप लोग जो है 3 घंटा 23 मिनट अभी तक हो चुके हैं इस जयंती समारोह को, और काफी लोगों ने इस बीच में डिनर भी कर लिया होगा, कुछ लोगों ने खेल भी लिया होगा, कुछ लोगों ने कुछ अपना अपना काम भी कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस जयंती के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य की एक कैपेसिटी है कि उन्होंने अपनी क्षमताओं को कितना रखा है, क्योंकि बहुत सारे काम भी होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण की ओर से अनागारिक धर्मपाल जी, रामा स्वामी पेरियार नायकर और सीताराम ठाकरे और संकल्प दिवस समारोह का हम लोगों ने यहाँ पर आयोजन किया। इस अवसर पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में अनिल प्रथम जी और प्रमुख वक्ता के रूप में तुलसीदास जी और अतिथि के रूप में परमार जी और सभी हमारे वक्तागण, जिसमें धर्मेश प्रसन्नजीत जी, गणवीर राजवर्धन जी और रजनी नगरारे, नंदिनी गौतम और वत्सला गणवीर, और जिन्होंने आज की प्रस्तावना की विद्या जंडोड़े, और जिन्होंने आज का संचालन किया है सरोज राजवर्धन, और जो आभार करने वाले उज्ज्वला डॉक्टर उज्ज्वला सिंधे। और आप सभी लोग, तो हमने देखा है कि लोग जम्मू कश्मीर से लेकर नागपुर तक और गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक ऐसे कई धाराओं का संगम करते हुए मैंने आज यहाँ पर देखा है कि लोग काफी दूर दूर से लोग इस समारोह में शामिल हुए और लोगों ने सभी के विचारों को सुनने की पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद की जाती है कि उन लोगों ने सभी लोगों के विचारों को गहनता से लिया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जब संकल्प के रूप में हम लोग मना रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत थी जिन्होंने पहले लाइब्रेरी में जाते थे और सबसे बाद में भी वापस लौटते थे, एक खास बात थी। और वही कारवा का भी नाम होता है कि आप जब किसी काम को चलाते रहते हैं तो लोग जो है वो जुड़ते भी रहते हैं और टूटते भी चले जाते हैं, और अंतिमतः आप देखेंगे कि बहुत बचे कुचे ही लोग आपको दिखाई देंगे। जो आपको संक्षिप्त में एक भीड़ के साथ में लोग तो शुरू होती है, लेकिन कभी कभी बड़े कम संख्या में लोग दिखाई देते हैं। तो चाहे वह अनागारिक धर्मपाल हो, चाहे फिर रामा स्वामी पेरिया नायकर हो, चाहे सीताराम ठाकरे जी हो या बाबा साहब अम्बेडकर का, तुम जानते हैं कि उन्होंने भारत के लिए कितना काम किया है। लेकिन इनका जो संघर्ष रहा है अपने समय में, ये संघर्ष की कोई भी जोड़ नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो अपने अपने समय में काम किया है, ये काम ये अद्भुत है, मानवता का काम है। और इसी से हम जानते हैं कि उनके इस संघर्ष का परिणाम है कि हम आज जो कुछ भी है, ये हमारे महापुरुषों के ही संघर्ष का परिणाम है। यदि वे मान लिया जाए अपने कार्यों को अपने समय में नहीं किए होते, तो आज हम इस तरह के ज्ञान को भी नहीं रख सकते थे और हम लोग इस ऊंचाई तक भी पहुंचना काफी मुश्किल हो सकता था। क्योंकि हम जब जानते हैं कि इस भारत में ग्रामीण और शहरी अंचल है, आज भी आप यदि ग्रामीण अंचल को देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत फर्क नजर आ सकता है, लेकिन 70 साल का जो कुछ भी समय था, उस आधार पे ही आज भी गांव की संरचना है। वहां पर आज भी जातिवाद है, आज भी वहां पर छुआछूत है, आज भी वहां अशिक्षित लोग हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में शिक्षा नहीं मिल रही है। तो हम समझ सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की संघर्ष की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। लेकिन हमारे जो भाई है जो पिछड़े हैं, वे लोगों को भी सामने बढ़ाने की हमने कोशिश करना, जिससे हम अपने जीवन काल में काफी परिवर्तन लाने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी का नाम जयंती है कि आखिरकार हमारे बीच से गए हुए लोगों को हम लोग आखिर क्यों याद करते हैं? याद इसलिए करते कि उन्होंने अपने समय में जो काम किया है वो उनका अपना समय था, लेकिन उनसे ही आदर्श लेके, उनसे ही सीख लेकर, उनके ही मार्ग पर चलते हुए हमें भी आगे काम करके आने वाली पीढ़ी को भी वैसा बनाने की कोशिश करना है। और इसलिए हम सदैव ही उनको याद रखने की कोशिश करते हैं। और जब एक साथ सभी प्रकार की ताकतें मिलने की कोशिश होती है, तो आपने देखा हो कि बहुत सारी चीजों को अंजाम मिलने की या सफलता मिलने की संभावना पाई जाती है।
और इसीलिए बार बार विचार देना ये ज्यादा महत्वपूर्ण बातें होती है। लोग चाहे थक जाए या फिर लोग बोरियत महसूस करें या जो भी उनको लगता है, लेकिन विचार देना ये सबसे बड़ी बात होती है। और इसलिए विचार देना ये कोई साधारण बात नहीं है। खाना लोग आपको दे सकते हैं, लेकिन विचार नहीं दे सकते, ज्ञान नहीं दे सकते। इसलिए आपको पता ही है कि पेरियार जी ने, अनागारिक धम्मपाल ने और सीताराम जी ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुछ भी उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने उनकी अपनी जो कुछ भी समय की पीड़ा थी, जो कुछ भी दर्द था, कि उन्हें शिक्षा लेने से ही वंचित किया जाता था, ज्ञान लेने से ही वंचित कर दिया जाता था। और उस ज्ञान को जब उन्होंने लेने से मना कर दिया, तो हम जानते हैं कि ये घटना जो है बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन काल में भी दिखाई देती है कि एक इंसान होने के बाद भी उनके साथ एक इंसान होने जैसे व्यवहार नहीं किया जाता। तो जैसे कि हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे घर में यदि हमारे मम्मी पापा डांट दे या कोई रिलेटिव हमें डांट देते हैं, तो आपने अपने मन में ये कभी अनुभव करने की कोशिश की होगी कि हमें बड़ा दुख सा लगता है। और कभी कभी तो इतनी भावना भी हमारे मन में जाग जाती है कि हमें सुसाइड होना चाहिए, मर जाना चाहिए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो विदेश से पढ़कर आया और विदेश से पढ़कर आने के बाद में सिर्फ अछूत है, इसलिए उनको घर से निकाल दिया गया, और वही ताकत जो है उनके मन में आती है कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, इतनी प्रगति करने के बाद भी लोग जो है मेरे साथ में इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो ये मेरे साथ व्यवहार हुआ है, लेकिन मैं आज यहाँ पर संकल्प लेने की कोशिश करूंगा कि मेरे समाज के लोगों के साथ में इस तरह का किसी के साथ में भी अन्याय अत्याचार न हो। इसलिए उनका ये संकल्प दिन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम लोगों ने जो जयंती का ही आज का जो जयंती का जो कार्यक्रम है, संकल्प दिन में रखने की हमने कोशिश की, क्योंकि हम लोग मार्च के महीने में जूनागढ़ गए थे, और जूनागढ़ की हमने कॉन्फ्रेंस करने के बाद में जब हम वडोदरा आए, और वडोदरा में जब हमारी मुलाकात तुलसीदास जी से हुई, तभी हमने काफी डिस्कस भी किया था। और तब से लेकर आज तक हम लोग इस बात को काफी विचार विमर्श करते हैं। और हमने विचार किया था कि आने वाले समय में हम लोग वडोदरा में भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे, लेकिन आज का समय हम जानते हैं कि यह कोविड-19 का समय है और कोरोना का समय है, और इसलिए हमने अपने काम को रोकने की कोशिश नहीं की, और इसलिए हमने संकल्प दिन के रूप में अपने इस जयंती को हमने आयोजित करने की कोशिश की। और इसलिए तुलसीदास जी और परमार जी और जो अनिल प्रथम जी को हमने इस बार संकल्प धरती से लेने की कोशिश की है। और आपने देखा हो कि यहाँ पे संकल्प भूमि के लोग हैं, और दीक्षा भूमि जहाँ पर है वहाँ के लोग भी बड़ी संख्या में हैं। और कश्मीर से लेकर नागपुर और नागपुर से लेकर सभी दिशाओं में जो कुछ भी सभी जो वेस्ट जाती हैं, क्योंकि नागपुर एक मध्य भारत है और मध्य भारत का हिस्सा होने की वजह से उसकी डिस्टेंस जो होती है वो सब जगह से बराबर पाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि जब हम लोग सब लोग मिल जाते हैं तो मिलने को संगम कहा जाता है, और जब संगम होता है तो एक प्रकार से हम अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और इसलिए आज का ये समारोह जो जिस तरह से सभी वक्ताओं ने अपनी महत्वपूर्ण बातों को रखी है, और चाहे हमें वक्त क्यों न लग गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हमने विचार सुने हैं सभी वक्ताओं के, उन्होंने अपने अपने विचार बहुत ही अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है, क्योंकि विचार ही मनुष्य की ऊंचाई को लेकर जाने वाला होता है। यदि हमने विचार नहीं सुना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा हो कि मैं स्वयं भी लोगों से बातें कहता हूँ, प्रवचन देता हूँ, लेकिन जब समय आता है तो मैं भी 3-3 घंटे लोगों को सुनने की कोशिश भी करता हूँ कि हमने जो है लोगों के विचारों को इमर्स करने की कोशिश करना, जितना हम लोग ज्ञान लेने की कोशिश कर सकते हैं वो लेने की कोशिश करना। और इसलिए जयंती का एक मतलब है कि हमारे जो महापुरुषों ने जो समय काल परिस्थिति पर जो कार्य किया है, उस कार्य को भी हम कम से कम अपने जीवन में याद कर सके, और याद करके हमारे अपने जो कुछ भी लोग होंगे उन तक पुनः ले जाने की कोशिश करें, और बार बार जो बताने की कोशिश करें। चाहे एक शब्द जो है हमें बार बार सुनने को क्यों नहीं मिलता होगा, लेकिन हमें बार बार सुनने की कोशिश करनी चाहिए। आपको पता है कि हमारे देश में कई हजारों सालों से एक ही कथा जो है, ब्राह्मण झूठी कथा सत्यनारायण की, वो हर बार 5 अध्याय जरूर बताकर जाते हैं, उसका कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि वो 5 अध्याय जो है वो लोगों को बताकर जाते हैं। सुनने वाले चाहे वो नींद भी आ जाए उनको, लेकिन तब भी वो बताने की कोशिश करते, उसका मीनिंग जानते हुए लोग हैं कि हमने 5 अध्याय बताया, और सुनने वाले 2-4 लोग भी यदि उनसे प्रभावित हो गए तो उनकी गुलामी स्वीकार करने के लिए वो हमेशा के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो महापुरुष के जो विचार हैं वो हमारे लिए योग्य है, और हमारे अपने जीवन को
बदलने के लिए, मानवता लाने के लिए, सुख लाने के लिए, शांति लाने के लिए और तरक्की करने के लिए हैं। और इसलिए हमने ये बार बार हमने सुनने की कोशिश करना, तो कभी हम बोरियत महसूस करने की यदि नौबत आई तो उस बोरियत को भी हमें दूर करने की कोशिश करना चाहिए। और यही जयंती का एक मकसद है, ये जयंती का एक सपना होता है अपने महापुरुषों को, उनके विचारों को हम आगे बढ़ाए। और संकल्प भूमि से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संकल्प को लिया था और जो जिसके माध्यम से तुलसीदास जी ने और बाकी वक्ताओं ने भी बताने की कोशिश की कि वह संकल्प जो है आज हमें अपने अच्छे घरों में रखने के लिए और अच्छी ऊंचाई पे अच्छी नौकरी लाने के लिए उनका संकल्प काफी कामयाब हुआ है। यदि आप सोच सकते हैं कि उस आदमी को जब घर से निकाला गया होगा तब उस व्यक्ति के मन में किस तरह की भावना निर्माण हुई होगी, यानी हम समझ सकते हैं। उनको एक मन से तो ये लगता होगा कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, देश की डिग्रियां हासिल करके आया हूँ, तो मैंने जो है जब ये मेरे इस घर से निकाला जा रहा है तो जो मुझे मरना ही चाहिए। लेकिन उन्होंने यदि मर गए हो तो इतने लाखों करोड़ों लोग जो हर दिन घर से निकाले जाते हैं उनके जीवन में कभी बदलाव लाने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती थी। और इसलिए इस मर्म को जानने के लिए, इस ताकत और इस भावना को समझने के लिए हमें अपने अंदर की जो विचार शक्ति है उसको भी और प्रज्वलित करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हम लोग अपने जीवन में और भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है वो काफी बड़ा है, व्यापक है और हर मानव के जीवन से, हर मानव की जीवन की समस्या से जुड़ा हुआ है। यदि हमने उसको गहराई से लिया तो हर मानव के जीवन की समस्या जो वर्तमान में बनी है उसको दूर करने की हम कोशिश कर सकते हैं। और यही हमारी एक उम्मीद है कि हम इस तरह के चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को जो है वो कुछ दे सकते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले 70 साल पहले और 103 वर्ष पहले जो संकल्प लेकर हमारे अपने जीवन को 70 साल तक हम देखते हैं कि इतनी क्रांति हुई है। लेकिन यदि हमने इस बातों को अभी और मजबूती लाई तो न जाने कितने 100 वर्ष जाएंगे और उस 100 वर्ष में हमारी पीढ़ियां भी बहुत सारा सुख भोग सकती हैं। लेकिन यदि मान लिया जाए हमने उस काम को यदि करना छोड़ दिया तो जो परिवर्तन हमारी नई कौम में आना चाहिए, नई जनरेशन में आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पतित होते नजर आएगा, कहीं ना कहीं वो पीछे होते जाते रहेंगे। और इसलिए ऐसे मौके पर संकल्प दिवस के रूप में हमें संकल्प लेने की कोशिश करनी चाहिए। और संकल्प जो पहले लिया गया और अब लेंगे तो अब लेने का मतलब है कि आने वाली पीढ़ी के लिए उसका लाभ मिलेगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय में जो संकल्प लिया था तो उसी का नतीजा है कि उनके कारण ही आज तक जो है इस संकल्प का परिणाम हमें दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि जो रामास्वामी नायकर थे वे बड़े एक क्रांतिकारी थे और उनके बारे में भूसारी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताने की कोशिश की। और वे इतने क्रांतिकारी थे कि उन्होंने जैसे कि सच्ची रामायण लिखी तो आपको सिर्फ रामायण सिर्फ एक ही नजर नहीं आएगी। भारत में 350 लेखक के रूप में 350 रामायण को बनाया गया है। जैसे आपने देखा होगा वाल्मीकि रामायण है, तुलसी कृत रामायण है, रामास्वामी प्यारियार की रामायण है। यदि आप जम्मू कश्मीर या उधर जम्मू के साइड में जाते हैं तो उनकी अपनी भाषा में, लोहिया भाषा में लिखा हुआ है। ऐसी कई प्रकार की 350 रामायण लिखी गई है, एक नहीं है। और इसलिए इसका रामायण अपना पेरियार जी का कहना ये था कि ये उतनी सही नहीं है और इसलिए दक्षिण में राम को वहां पर जलाया जाता है, रावण को नहीं जलाया जाता। और यदि आप बिहार में आते हैं तो बिहार जो है जहाँ मिथिला है वो मिथिला की उनकी ऐसी धारणा है कि यहाँ की वो उनकी पत्नी थी और इसलिए मिथिला के जो लोग हैं वो राम को गाली देते, आपने देखा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जगह में एक जैसी मान्यता नहीं है। राम को गाली देने वाले लोग हैं, रावण को पूजने वाले लोग हैं। और उसमें पेरियार रामास्वामी नायकर ने बहुत ही खतरनाक तरह से अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। और इतना ही नहीं तो तमिलनाडु के कई इलाकों में उन्होंने जाकर भगवानों को निकाला और उन्हें जूतों से तक भी मारने की कोशिश की थी। सोच लीजिए उस समय की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें दिखाई देती है जब इस देश में बुद्ध धर्म जो है एक प्रकार से लोग उस समय उतना जानते नहीं थे और ये श्रीलंका से आकर अनागारिक धर्मपाल ने ये बोधगया के जो हमारा बिहार है उसके मुक्ति आंदोलन को छेड़ा और लोगों को सचेत करने की कोशिश की कि ये हमारा है और इसे हमें लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये मुक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है अंग्रेजों के जमाने में ये अनागारिक धर्मपाल से शुरू होती है। हम जानते हैं कि बहुत सारे भिक्षुओं ने इसके लिए संघर्ष किया है
और इस तरह से संघर्ष को लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें इसे कहीं भूलना नहीं है। जागृति के साथ में हमें इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हमने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की तो लगता है कि हम जो कुछ भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है। तो यही एक हमारे जयंती का मकसद है, और इसलिए महिला सशक्तिकरण ने आज के दिन संकल्प दिवस के रूप में जो हमारे लिए बहुत ही संकल्प लेने का दिन है, और हमारे साथ में जो कुछ भी वडोदरा के लोग हैं जिन्होंने उस मर्म को समझा है, उस भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को समझने की कोशिश की है। वहां पे रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं कि उनका जब अपमान हुआ होगा तो किस तरह की धारणा निर्माण हुई होगी। तो उनको एक प्रकार से सजीव, एक प्रकार से मर्म है। बाकी के जगह जगह के लोगों को तो दूर का मर्म है, लेकिन वहां के रहने वाले लोगों को एक प्रकार का नजदीक का और सजीवता का एक मर्म है, उनकी भावना है। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस कार्य को बढ़ाने की कोशिश की और उन्हें समझा है। और वहां पर वे लोग जो है वो संकल्प भूमि को भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि उस काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम यही कोशिश करना है कि हम सब लोग मिलकर, जब हम लोग एक प्रकार से मिल जाएंगे तो एक ताकत का निर्माण होगा, और उस ताकत के माध्यम से हम अपने नए जनरेशन को कुछ ना कुछ दे सकते हैं। जैसे यदि संकल्प भूमि बनेगी तो जो 50, 60, 70, 80 साल के लोग होंगे उनके लिए तो समय कम है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा आज ग्रोथ कर रहा है 5 साल का, 10 साल का, तो उनके लिए संकल्प भूमि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के जीवित का वह दर्शन करा सकती है। और इसलिए यह एक प्रकार से नई पीढ़ियों के लिए कामयाबी के लिए होता है। और इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में ये हमें बदलाव लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमने सक्रिय बनना चाहिए, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके और बाबा साहब अम्बेडकर का जो रुका हुआ सपना है वो कहीं ना कहीं हम लोग साकार कर सके। इसलिए हमें इन चीजों को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम लोग इस काम को करने की कोशिश करेंगे तो आगे चलकर कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक परिणाम देखने को हमें मिल सकता है। और यही हमें उम्मीद करनी है कि हम अपना काम को करते जाए और वेग बुद्धि का इस्तेमाल करते जाए। कहीं अंधभक्त करके हमने काम करने की कोशिश नहीं करना, बल्कि हमें खुली आंखों को हमें देखते हुए उसका सहारा लेने की कोशिश करना। यदि कोई प्रलोभन भी दे तो उनके बहकाव में नहीं, बल्कि हमें अपने मिशन के प्रति बहुत ही ईमानदार और वफादार बनकर कार्य को करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कभी किसी के सामने झुके नहीं, उन्होंने अपमान सहन कर लिया लेकिन झुके नहीं, क्योंकि यदि वो झुक जाते तो वो अपनी पीढ़ी को कभी वह योग्य नहीं बनाते, कभी अभिमानी नहीं बना पाते। और इसलिए उन्होंने स्वयं को कभी झुकाया नहीं, और इसलिए उनकी पीढ़ी भी इतनी मजबूत है कि वे भी अभी झुकते नहीं है, वो हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसलिए उनका ये जो काम है, ये जो विचार है, हम अपने जीवन में सदैव ही योग्य बनाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए। और यही उम्मीद हम लोग करते इस आज के इस जयंती और संकल्प दिन के अवसर पर, क्योंकि हम जानते हैं कि समय ज्यादा हो रहा है और लोगों के पेट में भूख भी लग रही हो, जिसे हम चूहा काटना कहते हैं, चूहा कूदना कहते हैं, उन्हें खाना भी खाना जरूरी है। और नहीं तो सुबह होते ही बोलेंगे कि बनते जी ने हमें विचार बहुत दे दिए, और जयंती का 3 से 3.5 4 घंटा प्रोग्राम चलते रहा और खाना भी नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए थे, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कई बार जो है वो एक ब्रेड लेकर चले जाते थे और ये खा लेते थे। कभी कभी पैसे नहीं होते थे, सयाजी राव महाराज जी ने उनको जो स्कॉलरशिप दी थी, वो स्कॉलरशिप से जितने उनको पैसे मिलते थे उसके आधार पर वो अपनी किताबें और पढ़ाई लिखाई करके अपनी भोजन की व्यवस्था किया करते थे। लेकिन कभी यदि मान लिया जाए सही समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिली, पैसे नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो एक ब्रेड रह के और कभी कभी तो भूखे रहकर भी पढ़ाई करते थे। ये बड़ी खासियत बात लगती है मुझे कि कोलंबिया में उन्हें वहां जाकर जो है पढ़ाई की। तो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा ही समझ लीजिए कि आप लोगों ने आज 3.5 घंटे किया, 4 घंटे की आप लोगों ने पढ़ाई की है, और हम सब लोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लो 3 साढ़े 4 घंटे के लिए, और हमने कम से कम शाम का हमने एक दिन का उपवास या उपोषण कर लिया है, ये भावना रखे तो कम से कम आप बाद में सुबह होते ही फिर भंते जी को कुछ बोलने वाले नहीं है, और महिला सशक्तिकरण की टीम को भी आप कुछ कहेंगे नहीं। कितना लंबा प्रोग्राम उन्होंने चलाया। तो कोई बात नहीं, आप ऐसा महसूस कीजिए कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है, अपने महापुरुषों के अनुयायी है। उन्होंने जिस तरह से संघर्ष करके हमें यहाँ तक लाने की उन्होंने कोशिश की है, और एक दिन यदि खाना नहीं मिला तो हमारी जीविका और भी अच्छी हो सकती है। जो मोटे ताजे लोग होंगे थोड़ा सा
एक दिन की एनर्जी नहीं मिली तो कम से कम ठीक होने की, सेहत होने की संभावना पाई जाएगी। एनीवे, ये सब हमारा एक प्रकार से हमारे अपने जीवन को बदलने के लिए जयंती और संकल्प के रूप में हम लोग जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है, सभी वक्ताओं ने अपनी अच्छी तरह से बातों को रखा है और हमारे सभी जो श्रोतागण थे जो दूर दूर से इस जयंती समारोह में शामिल हुए, मैं सबके प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह के जो कुछ भी आयोजन होंगे उनमें हम सब लोग मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाने का हम संकल्प आज के दिन लेते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का जो कुछ भी सपना होगा उसको हम सब मिलकर पूरा करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज जानते ही कि चारों के चारों जो हमारे जो महापुरुष हुए उनके वो सारे के सारे पुरुष है और पुरुष की जयंती जो है वो महिला सशक्तिकरण मना रहा है। आप समझ सकते हैं कि चारों एक प्रकार से पुरुष है और पुरुष की जो जयंती और महिला सशक्तिकरण महिला की टीम बना रही है। तो ये समझ सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव हमें दिखाई देता है, क्योंकि किसी जमाने में महिलाओं को अधिकार नहीं थे, वो कोई निर्णय नहीं ले सकते थे, लेकिन हमारे महापुरुषों की वजह से उनको निर्णय लेने का अवसर मिला और वो इस तरह से काम में आगे बढ़ रहे हैं। तो सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं, आप जीवन में सुखी बने और सभी टीम को, महिला सशक्तिकरण की टीम को और सभी लोगों को मैं मन पूर्वक उनका अभिनंदन करता हूं इस सफलता के लिए और इसी तरह से हम लोग सक्रिय बन के काम को करेंगे। यही आज के दिन हम लोग शपथ लेते हैं, संकल्प लेकर। यही पे मैं रुकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। इसके बाद मैं आयुष्यमती उज्ज्वला शेंडे से अनुरोध करती हूँ कि वे आभार व्यक्त करें। आप अनम्यूट कर लीजिए। अभी आवाज आ रही? हाँ आ रही है। आ रही है ना। मैं उज्ज्वला शेंडे गढ़चिरौली से महिला सशक्तिकरण संघ की ओर से प्रथम सभी महापुरुषों को नमन। मुझे आभार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आभार मतलब जो अंतिम समय का अवसर होता है जिसका सभी को बहुत इंतजार होता है। आज जूम ऑनलाइन के माध्यम से अनागारिक धर्मपाल, पेरियार रामास्वामी नायर, सीताराम ठाकरे और संकल्प दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर भंतेजी चंद्रकीर्ति, जिन्होंने मूल्यवान अध्यक्षीय भाषण देकर बहुत ही कीमती समय हम सबके लिए दिया, उनको मनपूर्वक आभार मानती हूँ। आज के कार्यक्रम के अतिथि माननीय प्रथम जी एडिशनल DGP का आभार मानती हूँ कि वे अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें प्रोत्साहित किए। वैसे आमंत्रित अतिथि TR परमार जी का आभार मानती हूँ जो अपना मूल्यवान समय हम सभी के लिए दिए। आज के मुख्य वक्ता माननीय तुलसीदास जी सोलंकी, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब के संकल्प से संविधान तक के संघर्षपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाले, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार मानती हूँ। वैसे ही धर्मेश प्रसन्नजीत, गणवीर राजवर्धन, रजनी नगराडे, नंदिनी गौतम, वत्सला गणवीर, इन्होंने अपना बहुमूल्य विचार प्रस्तुत कर हमें प्रकाशित किया। इन सभी का मैं आभार मानती हूँ। आज का कार्यक्रम का जिन्होंने बहुत ही सुंदर संचालन किया वह सरोज राजवर्धन, इनका भी मैं आभार मानती हूँ। प्रास्ताविक भाषण दिया विद्याताई जनरोडे, इनका भी मैं आभार मानती हूँ। सभी महिला सशक्तिकरण संघ की टीम का आभार मानती हूँ। सभी श्रोतागणों का आभार, जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम सफल हुआ है। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आभार मानने का अवसर प्रदान किया। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
मैं महिला सशक्तिकरण संघ की ओर से ऐसा जाहिर करती हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। धर्म पालन गाथा से अंतिम में समापन। सब पाप सकरणं कुशल सर्वसंपदां पचित परियोगपनं एतं बुद्धानतास धम्मं चारे सुचरिता नतं दुचरितं चरे नामचारे सुखसेति असति सुखे परन्ति नता गता धर्मो ब्रह्मणि यो च पम्पे यो धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धमे एतेन सच्चवचेन भवतु ते जयमङ्गलम् मे शरणं गच्छामि मे शरणं एतेन सच्चवचेन भवतु ते जयमङ्गलम् मे शरणं गच्छामि संघमे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन भवतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। जय भीम सभी को। जय भीम सभी को। जय भीम मनते जी। जय भीम सभी को जय भीम। जय भीम भाई। जय भीम सभी को जय भीम। सभी को जय भीम।